Good afternoon, student. Today we will study WTO करंट अफेयर. सो WTO का एक मीटिंग हुआ है. WTO पहले क्या है, 1995 में फॉर्म हुआ था WTO. ठीक है. और WTO का एक मीटिंग हुआ है, हाई लेवल मिनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ है पेरिस में. और इसका मेन मीटिंग होगा 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा कैमरून 2026 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2026 में कैमरून 2026 में 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा. और अभी मिनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ है पेरिस में. ठीक है. WTO का, और WTO 1995 में बना था. अब उसका कुछ देखेंगे. इंडिया WTO में कुछ रिफॉर्म मांग रहा है, तो हम लोग उसका कुछ रिफॉर्म देखेंगे, 7 पॉइंट. उसका फिर क्या वे फॉरवर्ड है वो देखेंगे. लेकिन उसके पहले WTO के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है. देखो, WTO जो है वो कब बना था, तो 1995 में बना था. 1995 में बना था. इसके WTO के पहले क्या था, तो गेट था. गेट को रिप्लेस करके बना था. ठीक है. गेट था, GATT. गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तारीफ. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तारीफ. ठीक है. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तारीफ था 1995 में. 1995 के पहले, उसके बाद फिर इसको रिप्लेस करके WTO बना 1995 में. और अंडर द कौन सा एग्रीमेंट, माराकीच एग्रीमेंट. माराकीच एग्रीमेंट से बना था ये. ठीक है. और उसमें यूग्रे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद WTO बना था. अब देखो, WTO के अंदर बहुत सारा एग्रीमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है. तो WTO के अंदर बहुत सारा एग्रीमेंट है. जैसे एक है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में कैसे हम ट्रेड करेंगे, किस तरीके से एग्रीकल्चर में ट्रेड करेंगे, तो उसके बारे में ये इसमें लिखा हुआ है. तो इसके अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है. एक तो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स. ठीक है. ये 3 बॉक्स का नाम याद रखना है. ठीक है. ये ट्रेड को सब्सिडी गवर्नमेंट को इतना देना है कि ट्रेड डिस्टर्ब ना हो पाए. तो ये सब चीज इसमें लिखा हुआ है. और वो कितना है, 10% का होता है टैक्स. मिनिमम सब्सिडी देना होता है, उससे ज्यादा नहीं देना होता. तो उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं. बस हम लोग को नाम याद रखना है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स. ट्रेड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में आता है. और डी मिनिमिस प्रोविजन इसमें है अंबर बॉक्स में. डी मिनिमिस प्रोविजन जो है वो अंबर बॉक्स में है. वो अंबर बॉक्स में है. ठीक है. इतना. उसके बाद और भी है, जैसे ट्रिप्स. ट्रिप्स जो है, क्या है ये ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है. ये जो है ट्रिप्स. फिर ट्रिम आता है, TRIMS, ट्रिम्स. ठीक है. ये ट्रिम्स जो है ये भी WTO के अंदर आता है. फिर एक आता है एग्रीमेंट ऑन फाइटोसैटिनरी सैनिटरी, ये करके एक आता है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारा एग्रीमेंट है. और एक एक इसका WTO का कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. जिसके अंदर 2 प्रिंसिपल आता है. एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन, और दूसरा एक मोस्ट फेवर्ड नेशन, और दूसरा नेशनल ट्रीटमेंट. अब समझ लो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है. मोस्ट फेवर्ड नेशन ये होता है कि WTO के अंदर जितने ही मेंबर है, प्रेजेंट WTO के अंदर 164 मेंबर है. ठीक है. तो जितने ही मेंबर है सबको मोस्ट फेवर्ड मान के चलना है, ट्रेड करना है. जैसे कि अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ, चाइना WTO में 2001 में एंटर किया था, और इंडिया तो 1995 में एंटर कर गया था. तो जैसे इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है और इंडिया ने सब्सिडी दिया कोई एक प्रोडक्ट पे, 10% का सब्सिडी दे दिया. ठीक है. तो वो जो 10% का जो सब्सिडी दिया है, 10% का जो सब्सिडी दिया है चाइना को ना, तो इंडिया को वही प्रोडक्ट पे
डब्ल्यूटीओ का जितना मेंबर है, जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है, सबको 10% का सब्सिडी देना जरूरी है। ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन। किसी भी नेशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि चाइना को 10% सब्सिडी दे दिया और बाकी कंट्री को दिए नहीं उसी प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता इंडिया, तो वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन। और नेशनल ट्रीटमेंट क्या है, अगर कोई भी प्रोडक्ट जैसे चाइना से इंडिया में आ गया इंडियन के मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट को जैसा डोमेस्टिक इंडिया के प्रोडक्ट को ट्रीटमेंट मिलता है कि इस दाम पे बेचा जाएगा, इतना यहाँ पे बेचा जाएगा ऐसे, तो वैसे सेम ट्रीटमेंट चाइनीज प्रोडक्ट को भी मिलना चाहिए इंडियन मार्केट में। तो वो है नेशनल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ है जनरल चीजें डब्ल्यूटीओ का, तो पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में, तो एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा डब्ल्यूटीओ के बारे में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि रिफॉर्म क्या है, इंडिया इसमें क्या रिफॉर्म क्या मांग रहा है। तो देखो, नॉन तारिफ बैरियर, टैकलिंग नॉन तारिफ बैरियर दैट रेस्ट्रिक्ट द मार्केट एक्सेस। पहले तो नॉन तारिफ बैरियर मैंने इस पहले वीडियो में बताया। नॉन तारिफ बैरियर क्या होता है, जैसे कि इंडिया अमेरिका में सेंड, अभी देखो इंडिया अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। वो तारीफ लगाया है, टैरिफ लगाया, ठीक है, नॉन टैरिफ नहीं है वो। तो नॉन टैरिफ क्या होता है, जैसे इंडिया का जो प्रोडक्ट है अमेरिका के पास जाएगा और अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट जा रहा है अमेरिका के अंदर, तो वो हमारा जो 100 रुपए का जो शर्ट है वो 125 रुपए में बिकेगा अमेरिका में, वो हो गया तारीफ। अब नॉन तारीफ क्या हो गया कि अगर शर्ट जा रहा है इंडिया से अमेरिका के ऊपर, लेकिन उसके अंदर कोई पैसे का ऐड नहीं हो रहा है, तो कोई तारीफ नहीं लग रहा, नॉन तारीफ लग रहा है। मतलब अमेरिका वाला बोल रहा है कि ये तुम्हारा जो कॉटन की क्वालिटी वो खराब है, इसी कारण इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप वापस लेके जाओ इंडिया में। ठीक है, तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर रहा है, इंडियन मार्केट में एंटर करने नहीं दे रहा, वो है नॉन तारीफ। तो ये जो नॉन तारीफ बैरियर से भी तो जो गुड्स है इंडिया का वो जा नहीं रहा है ना नेक्स्ट कंट्री में, एक्सपोर्टिंग कंट्री में। तो जो इंडिया बोल रहा है कि टैकल करना है नॉन टैरिफ बैरियर जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मार्केट एक्सेस को, क्योंकि मार्केट एक्सेस को कम कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारा जो अमेरिका में, जो अमेरिका मार्केट है इंडिया के लिए, उसको इंडिया के लिए कम कर रहा है मार्केट को। तो इंडिया ये बोल रहा है कि टैकलिंग जो करना है नॉन टैरिफ बैरियर का, जो है रेस्ट्रिक्ट मार्केट एक्सेस, तो जिसमें मार्केट ये जो नॉन टैरिफ बैरियर किस तरीके से लगा सकते हैं, तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग से लगा सकते हैं, इंपोर्ट लाइसेंसिंग से लगा सकते हैं, उसका टेक्निकल स्टैंडर्ड बोल के लगा देंगे। अब ये बता ना, इसकी जो कॉटन की क्वालिटी खराब है, तो उसका टेक्नोलॉजी खराब है, टेक्निकल स्टैंडर्ड ही खराब है, इस तरीके से लगा सकते हैं। फिर कोई कॉम्प्लेक्स कस्टम प्रोसीजर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स कस्टम प्रोसीजर होता है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड की रिफॉर्म इंडिया क्या चाह रहा है, एड्रेसिंग द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय नॉन मार्केट इकोनॉमी। जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसके कारण जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो एग्जांपल, डब्ल्यूटीओ रूल आर नॉट सफिशिएंट टू टैकल द चाइना स्टेट सपोर्ट मैकेनिज्म व्हिच डिस्टर्ब द मार्केट। देखो चाइना क्या है ना, अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा सब्सिडी देता है, जिसके कारण उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है अदर कंट्री में, लेकिन इंडिया वैसा नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया को नुकसान हो जाता है उस तरीके से। तो इसलिए तो इंडिया बोल रहा है कि हम लोग को जो मार्केट है, जो नॉन मार्केट इकोनॉमीज है, जो मार्केट है, वो जो मार्केट डिस्टॉर्शन कर रहा है वो ट्रेड को, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो एड्रेसिंग द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द नॉन मार्केट इकोनॉमीज। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ जो रूल, अभी डब्ल्यूटीओ का जो रूल है वो सफिशिएंट नहीं कि चाइना के स्टेट जो सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर पाए। ठीक है, तो थर्ड क्या है, रिवाइविंग द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट। देखो डब्ल्यूटीओ का खुद का एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, मतलब दो कंट्री के बीच में झगड़ा हुआ तो वो वहां पे जाके अपना अपना डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, इसको यूएसए ने ब्लॉक करके रखा है 2016 से ही। ठीक है, तो इसके कारण ये काम नहीं कर रहा है। तो इंडिया बोल रहा है कि इसको रिवाइव करो, इसको फिर से रिवाइव करो, इसको लाओ। लेकिन अभी जब 2016 से तो ये बंद है, तो इसके कारण इन लोग ने, डब्ल्यूटीओ वाले ने एक चीज बना के रखा है जिसका नाम है एमपीए। एमपीए क्या है, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट बना के रखा है। ठीक है, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना के रखा है।
उसको फिर जीएसआई क्या है, ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव क्या है कि दिस अलाउ ओनली अ फ्यू कंट्री, कुछ ही कंट्री को नेगोशिएट कर सकती है स्पेसिफिक इशू में, विच कैन लीड अनफेयर ट्रीटमेंट। जैसे कोई कंट्री आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि हम ट्रेड करेंगे इस रेट पे, और वो ट्रेड कर तो दूसरे कंट्री को तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक दूसरे कंट्री में ज्यादा प्राइस में बिकेगा, और जो दूसरे कंट्री में वही प्रोडक्ट जाएगा वो ज्यादा प्राइस में जाएगा। तो इस जिसके कारण जो जीएसआई को रिफॉर्म करने की बात कर रहा है इंडिया, ठीक है। सम कंट्री वांट मल्टीलेटरल सिस्टम बट इंडिया अपोज। कुछ लोग चाहते हैं कि इससे इंडिया का ही फायदा है, ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव जो है, जिसमें इंडिया और कोई दूसरे कंट्री एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव साइन कर ले, जिसको प्लूरल भी बोलते हैं। ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन कर लिए और उसके कारण अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा वो कंट्री पे इंडिया भेजेगा और उसका इंडिया को फायदा होगा। लेकिन और बाकी कंट्री क्या चाहती है, वो सिर्फ दो कंट्री के बीच में ना रहे, वो मल्टीलेटरल बन जाए, बहुत सारे कंट्री के बीच में हो जाए। तो इंडिया इसको अपोज कर रहा है। तो सम कंट्री वांट मल्टीलेटरल सिस्टम बट इंडिया अपोज, सो इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन चाइना रेट। अब देखो इंडिया भी इसमें क्यों ऐसे बोलता है, क्योंकि इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन द चाइना लेड टॉक ऑन द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर द डेवलपमेंट। जो चाइना बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन लाएंगे फॉर द डेवलपमेंट, उसमें इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि चाइना तो पता ही है, चेक बुक डिप्लोमेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, ये सब करते रहता है, तो इसलिए इंडिया को पसंद नहीं है। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए फॉर द पब्लिक फूड ग्रेन स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम के लिए। देखो, जब भी इंडिया का या इंडिया के अंदर कोई फूड ग्रेन आता है, उसको रखा जाता है, तो उसके अंदर इंडिया सब्सिडी देता है, या तो उसके अंदर टैक्स लेता है। तो कितना सब्सिडी दे सकता है, तो ये सब डब्ल्यूटीओ में स्पेसिफाई है ही नहीं। तो उसमें एक डब्ल्यूटीओ में एक क्लॉज है जिसका नाम है पीस क्लॉज, ठीक है। तो पीस क्लॉज क्या करता है, अलाउ करता है डेवलपिंग कंट्री को कि सब्सिडी को प्रोवाइड करना है। लेकिन इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करता है तो बाकी दूसरा कंट्री चले जाता है डब्ल्यूटीओ में कि देखो ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है फूड ग्रेन को, तो उससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो इंडिया ये चाह रहा है कि ये पीस क्लॉज के तहत डेवलपिंग कंट्री को जो प्रोवाइड सब्सिडी देने को मिला है ना, उसके तहत कोई भी लीगली डब्ल्यूटीओ में चैलेंज नहीं कर पाए इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया चाह रहा है कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि पब्लिक जो फूड ग्रेन का स्टॉक होल्डिंग करने का जो प्रोग्राम है, जो उसमें सब्सिडी इंडिया देगा, तो उसको कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए डब्ल्यूटीओ में, ठीक है। उसका कंसर्न ऑफ द ओवर फिशिंग एंड इंडिया डिस्क्रिमिनेट द फिशिंग। देखो, एक तो ओवर फिशिंग में दिक्कत है, तो एग्रीमेंट ऑन द फिशरिंग इज डेडलॉक। तो एक एग्रीमेंट हुआ था डब्ल्यूटीओ में, एग्रीमेंट ऑन फिशरिंग, उसको वो डेडलॉक पे आ गया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो इंडिया चाह रहा है कि ओवर फिशिंग पे जो भी कंसर्न है उसको सॉल्व हो जाए, ठीक है। और फिर लास्ट में डेटा प्राइवेसी टैक्सेशन, जो डेटा प्राइवेसी है, जो टैक्सेशन ऑफ डिजिटल सर्विस है, वो हेड इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, नीड इंटरनेशनल कॉपरेशन। डेटा प्राइवेसी तो बहुत जरूरी है आजकल के, कोई डेटा लीक हो गया डब्ल्यूटीओ में तो बस, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है। टैक्सेशन और डिजिटल सर्विस, जो डिजिटल सर्विस उसमें टैक्सेशन लगाना जरूरी है। तो ये सब के लिए एक इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए, तो कुछ बनाना चाहिए। तो इंडिया बोल रहा है कि इसके लिए कुछ इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए, वो लाओ, ठीक है। तो देखो, पहले क्या बोला मैं, टैकलिंग नॉन टैरिफ बैरियर दैट रेस्ट्रिक्ट द मार्केट एक्सेस। फिर दूसरा है एड्रेसिंग द डिस्टॉर्शन कॉज बाय द नॉन मार्केट इकोनॉमीज। फिर तीसरा रिवाइविंग द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, और चौथा डीजीएसआई ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। फिर पांचवा परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए फॉर द पब्लिक फूड ग्रेन स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम के लिए। और फिर छठवा कंसर्न है ओवर फिशिंग एंड डिस्क्रिमिनेट फिशिंग के लिए। और सातवां डेटा प्राइवेसी टैक्सेशन ऑफ द डिजिटल सर्विस के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, डेवलपिंग द कंट्री दैट शुड हैव से इन द डिसीजन मेकिंग। वे फॉरवर्डिंग, जैसे हम जैसे डेवलपिंग कंट्री, तो हम भी वहां बोल सके, कहाँ पे बोल सके, जब डिसीजन मेकिंग होता है ना। तो देखो, डब्ल्यूटीओ का डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, कंसेंसस के बेस पे।
कंसेंसस, जितने भी मेंबर रहेंगे सबका कंसेंसस होगा, तभी वो चीज पास होगा डब्ल्यूटीओ में। तो उसमें डब्ल्यूटीओ का उसमें जो डेवलपिंग कंट्री का जो पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसका एड्रेस द ट्रेड डिस्टॉर्शन, अगर कहीं भी ट्रेड डिस्टॉर्शन होगा तो उसको एड्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में बोला है 10% का, 10% से ज्यादा हम लोग सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन कोई कंट्री रही 20% दे रही है, तो इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाना मतलब वो कंट्री, जो कंट्री 20% सब्सिडी दे रही है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और ज्यादा बिकेगा मार्केट में, और ज्यादा बिके तो बाकी सारी कंट्री का प्रोडक्ट कम बिकेगा मार्केट में, तो वो ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो एड्रेस करना है ट्रेड डिस्टॉर्शन को, ठीक है। उसके बाद फिर डेवलपिंग द क्लियर रूल, एक क्लियर रूल बनाना है टू प्रिवेंट द फ्रैगमेंटेशन बाय द जीएसआई, ठीक है। तो एक क्लियर रूल बनाना है टू प्रिवेंट द फ्रैगमेंटेशन बाय जीएसआई। जैसे जीएसआई क्या है, हम एक एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे एग्रीमेंट करके अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो वो जैसे वो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है ना कि एक दूसरे से एग्रीमेंट करके अपना आगे ट्रेड कर रहे हैं, तो इस चीज को रोकना है, प्रिवेंट करना है, इसके लिए क्लियर रूल बनाना है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग द मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन सिस्टम फॉर द नॉन तारिफ बैरियर, नॉन तारिफ बैरियर, तो स्ट्रेंथन करना है मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन सिस्टम फॉर द नॉन तारिफ बैरियर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हो गया, और ये प्रीलियम पॉइंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कैमरून 2026। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू।